हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज क्लास 12th केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री वर्ल्ड 2.0। ओके, हम लोग अब नए साल का कोरोना के बाद नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्लास 12th में हम लोग जानते हैं कि आपका भी बोर्ड है इस बार, और क्लास 12th में केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। कितने हैं? 16 चैप्टर। ठीक है, और हम लोग को पूरे चैप्टर इस बार कंप्लीटली पढ़ने होंगे। पिछली बार 30% कट गया था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, और पेपर पैटर्न आप लोग को पता है। पेपर पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके पेपर में MCQs आएंगे, केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन आएंगे। 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको सभी इनमें इंटरनल लगभग 9 से 10 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चूजिंग के लिए रहेगा। आप इंटरनली क्वेश्चन और में रहेंगे, जिसको आप चूज करके कोई भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पेपर का पैटर्न है, और आपको कंप्लीटली 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेंगे। ठीक, 16 चैप्टर में आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर अप करेगा। ठीक, और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के बेसिस पे रहेगा। 100 मार्क्स का डिवाइडेशन जो है वो 70 + 30। 70 आपका थियरी है, और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का है। 30 मार्क्स में प्रैक्टिकल में आपका जो डिवाइड रहेगा वो 8 नंबर आपका रहेगा साल्ट एनालिसिस में, 8 नंबर रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और 6 नंबर होगा आपका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में। कितना रहेगा? 8 + 8 + 6। ये आपका साल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक, एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। आफ्टर दैट आपका 4 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क एंड 4 मार्क्स फॉर योर रिकॉर्ड एंड वाइवा। ठीक है, तो ये आपके 30 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल है उनका कंप्लीट वेरिएशन दिया गया है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा अच्छे नंबर को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, हम ये जानते हैं कि नेचर में जो मैटर है वो 3 स्टेट में मिलता है: सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। लिक्विड और गैस के बारे में आपने 11th में कंप्लीट स्टडी कर ली है। सॉलिड स्टेट को हम लोग को 12th में पढ़ने के लिए रखा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मैटर का वो फॉर्म होता है जिसमें मॉलिक्यूल या फिर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। मींस सॉलिड इट हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ओके, सॉलिड है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, सेकेंड आपका जो होता है सॉलिड नेग्लिजिबल, आपका जो होगा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कहा जाए कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग कंप्रेस करना चाहें तो हमारा सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, तीसरा है फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। इसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप जो होता है वो क्या होता है?
फिक्स होता है। मीन्स उसको किसी भी बर्तन में डालिए या किसी में डालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप को समझने के लिए आप मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी में अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि पार्टिकल जो होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे जिसकी वजह से so that they can't move, so that they can't move। इसलिए जो पार्टिकल होंगे वो मूव नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा मान लीजिए ये है, ठीक है, हमारे पार्टिकल एकदम पास पास है, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल एकदम पास पास हैं। अब देखिए ये पार्टिकल एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं तो पार्टिकल क्या होंगे, इधर से उधर मूव नहीं कर पाएंगे। जब ये मूव नहीं कर पाएंगे तो इनका शेप और साइज क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, दोनों फिक्स हो जाएगा। और इसको अगर आप कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस भी नहीं होगा। क्यों नहीं कंप्रेस होगा, क्योंकि कंप्रेस होने के लिए स्पेस तो होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए जहां पर पार्टिकल सरक सके, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड के। इट हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, ओके, पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कांट मूव, फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके। नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब देखिए सॉलिड के टाइप्स भी हैं। कितने टाइप के आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है मेटालिक, दूसरा है आपका आयनिक, तीसरा है आपका कोवैलेंट, और चौथा है आपका मॉलिक्यूलर। ठीक है, चौथा क्या है, मॉलिक्यूलर। अब देखिए मेटालिक सॉलिड में कौन कौन से होते हैं, सब के सब मेटल्स। मेटल्स में फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, और जितने भी मेटल हैं सब के सब कौन से होंगे, मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आपके वो कंपाउंड्स होंगे जो कि आयनिक कंपाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, these are the ionic solids, these are the example of ionic solid। कोवैलेंट सॉलिड में आपके कौन कौन से एग्जांपल है, एग्जांपल है डायमंड। पहला एग्जांपल क्या है, डायमंड, देन ग्रेफाइट, फिर सिलिकॉन कार्बाइड। these are the example of covalent solid। थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप ये जानते हैं कि आप जैसे I2 हो गया, P4 हो गया, these are the molecules, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में बार बार जुड़ते जुड़ते मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आइस, आइस में आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा रहता है और ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके सॉलिड फॉर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। दीज आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। अब देखिए हम लोग इसमें एक एक करके सभी के प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटालिक सॉलिड। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा जाए, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में देखिए
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए कर्नल क्या होता है। कर्नल क्या होता है, मान लीजिए आप कोई सोडियम है, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज करके निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बचता है, सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड नाम है उसका कोर इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये आयन बचता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल। क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एटम तो होगा नहीं, ढेर सारे एटम होंगे, और ये ढेर सारे एटम मतलब जितने भी कर्नल होंगे उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और हर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कर्नल मिलेंगे जिसकी वजह से उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब कर्नल और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो पार्टिकल अब क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ही हार्ड पार्टिकल, उतना ही हार्ड आपका मेटल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास कुछ मेटल बेटा ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। क्यों, रीजन ये है कि जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कम इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हम उनको आसानी से कट कर सकते हैं, उनके बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उतना ही हार्ड आपका सॉलिड होगा, उतना ही हार्ड क्या होगा आपका, सॉलिड होगा। ठीक है, उतना ही हार्ड क्या होगा आपका, सॉलिड होगा। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, मेटालिक सॉलिड आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जानते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so these are properties of metallic solid. Now second is ionic solid. Second is ionic solid. आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में सिंपली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, एज इसमें भी होगा स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस, between ions. There is two types of ion, positive ion and negative ion, positive ion और negative ion. तो आयनिक सॉलिड आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप K2SO4 लीजिए, इसको जैसे ही आप करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2K प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस
ये पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही होगा। जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड उतना ही हार्ड, सॉलिड उतना ही हार्ड। इसलिए इसमें भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट, aqueous or molten state, they are good conductor of electricity. In aqueous medium, they conduct the electricity. They conduct the electricity. ठीक है, एक्वस मीडियम में ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट कर सकते हैं। बट लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है, अगर ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल हमने लिया हुआ है K2SO4, Na2SO4, MgSO4, NaCl, KCl, all solids are the ionic solids, ठीक। थर्ड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है, थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड, ठीक। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड में आपका जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सिंपली वीक इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नेचर में वीक होता है, ठीक है, वीक इन नेचर, वीक इन नेचर, ओके। मींस ये सॉलिड आपके क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग या हार्ड नहीं होते, ठीक है, ये सॉलिड आपके ज्यादा स्ट्रांग या हार्ड नहीं होते। लेकिन अगर यही सॉलिड, इनके अगर एटम्स अगर इस तरह जुड़ जाए जिससे कि पूरा 3D कोवैलेंट नेटवर्क बन जाए, 3D कोवैलेंट नेटवर्क बन जाए, तो उससे एक एटम को निकालना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड बन जाता है। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका डायमंड। डायमंड में परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, मींस हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, और ये 3D नेटवर्क इतना बड़ा बनता है, इतना माइक्रो बनता है, जिसमें से एक कार्बन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल। इसीलिए जो डायमंड है, डायमंड को हम लोग हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द नेचर बोलते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। They are very bad conductor of electricity. Covalent solids are bad conductor of electricity and heat. ठीक है, but there is one exception, graphite. Graphite is a very good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन है, ग्रेफाइट में जो आपका नेटवर्क बनता है लाइक दिस, हेक्सागोनल शेप का ग्रेफाइट का जो होता है, हेक्सागोनल शेप होता है, और ग्रेफाइट में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, तीन कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में क्या होता है, कंडक्शन होता है,
चार्ज का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रेफाइट इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। तो ये आपका है सिंपली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वीक नेचर का होता है, तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। नाउ फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। व्हाट इज सॉरी फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप ये जानते हैं, एग्जांपल हमने लिया हुआ है, एग्जांपल हमने लिया था वाटर, H2S, H2O, आइस, है ना, ठीक है, H2O आइस लिया था हम लोगों ने, P4 लिया था, I2 लिया था। दीज आर द एग्जांपल, S8 हो गया, दीज आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसमें आप ये जानिए, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका स्पेसिफिक नेम है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर में एक स्पेसिफिक फोर्स मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ वान डर वाल फोर्स। अब वान डर वाल फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है? मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, I मॉलिक्यूल है, दूसरा I2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उन्हीं फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? वान डर वाल फोर्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? वान डर वाल फोर्स। मींस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं वान डर वाल फोर्स, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका आइस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी सब बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि ये लगभग मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होकर के बनाते हैं और वो आयनाइज नहीं रहते हैं, आयंस और चार्ज का मिलना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड पर। नेक्स्ट में हम और आगे पढ़ेंगे, उसके लिए थैंक यू।